Very good morning, students. Today's lecture topic will be about speed and velocity. Last class we discussed about, the day before yesterday, we discussed about distance and displacement. Distance and displacement. Now we will try talking about speed and velocity. Speed and velocity. तो आपको ग्रुप पे मैंने अभी चैट पे दो फॉर्मूले सेंड किए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सेंड किया। परसों के जैसे ही somebody share the next questions from the engineering booklet। उसी पेज पर A1 A2 क्वेश्चन हमने किए थे, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी और सेक्शन सी का इमेज क्वेश्चंस का चैट बॉक्स पे डालिए। यस, जो मैंने दो फॉर्मूले चैट बॉक्स पे लिखे, पहले वो फॉर्मूले लिखिए एंड देन you have to try the questions B1, B2, C1, C2. Okay. So till 10 minutes you have to try these questions based on this formula. परफेक्ट इमेज। आपको ट्राई करना है क्वेश्चन B1, B2, C1, C2, चार क्वेश्चंस। आपको ध्यान होगा C1, C2 जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में किए हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जब पढ़ा था तभी मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स पढ़ा दिया था। उसी बेसिस पे आपके C1, C2 क्वेश्चन होने वाले हैं। बट यू ऑल्सो हैव टू ट्राई B1, B2। B1, B2 थोड़ा नया है, ट्राई कीजिए। फॉर्मूला मैंने टाइप करके भेजा है आपको।
Yes, if you need some hint for B1, B2, I'll tell you. B1 के लिए it is like odometer of the car. आपने कभी टू व्हीलर भी चलाई होगी या कार में ध्यान से कितना डिस्टेंस आज तक कार कवर की है वो दिखाता है। तो आप कार पे बैठते अलग रीडिंग होता है, कार में से उतरोगे तब तक गाड़ी और चलेगी तो कोई अलग रीडिंग होगा। राइट, तो वो रीडिंग की बात चल रही है वो B1 क्वेश्चन में। ठीक है, ये उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो मीटर रीडिंग की बात कर रहे हैं। और B2 क्वेश्चन में, B2 क्वेश्चन की हिंट सुन लीजिए। B2 क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस को d मान लीजिए। लेट स्मॉल d बी द टोटल डिस्टेंस। तो आपको तीन पार्ट में करना है, तो d/3 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 ऐसे तीन पार्ट में आपको उसको करना पड़ेगा। ये हिंट है। ठीक है, जस्ट ऑलवेज जब जो भी चीज अननोन है तो उसको कुछ नाम ले सकते हैं। जैसे यार डिस्टेंस पता नहीं है, तो लेट डिस्टेंस बी डी, लेट द टोटल डिस्टेंस बी डी, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं।
देखो पहले क्वेश्चन के बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, सब तो सही नहीं हो सकते। 32 किलोमीटर पर आवर आ रहा है मैक्सिमम लोग का आंसर। देखते हैं। चलो आप डिस्कस कर सकते हैं। चारों क्वेश्चन के जवाब क्यों नहीं दिख रहे मुझे? आप लोग B1 B2 तक ट्राई कर पाए मैक्सिमम लोग, शायद C1 C2 आपने ट्राई कर पाए। C1 C2 का भी आंसर आपसे आना चाहिए, ज्यादा आसान है आपके लिए C1 C2। चलो बोर्ड पे देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर B1 की बात करेंगे तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आफ्टर 2 आवर्स घर आ गए। आफ्टर 2 आवर्स घर आ गए। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स घर आ गए। बीच में रास्ते में 15 मिनट रुक गए थे। बीच में रास्ते में 15 मिनट रुक गए थे। ठीक है, अब रुक गए थे तो रुक गए थे, इट्स ओके, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हम इतना कर सकते हैं कि रीडिंग को ध्यान से देख सकते हैं। रीडिंग को ध्यान से देखेंगे
तो शुरू की रीडिंग थी 12,352 किलोमीटर, बाद में की रीडिंग है 12,416 किलोमीटर्स। तो एक्चुअली कार कितना चली है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कार कितना चली है ये निकालने के लिए हम ये दोनों वैल्यूज का क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज को कुछ ऐड करेंगे क्या? ऐड करेंगे क्या दोनों वैल्यूज को? नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट। क्योंकि फाइनल रीडिंग जो है 12,416 किलोमीटर माइनस 12,352 किलोमीटर, ये करके हमें जो भी आंसर मिल रहा है 64 किलोमीटर मिल रहा है। ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस? इज दिस डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? इज दिस डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? वेरी गुड, डिस्टेंस। कार जितना भी चली है, जितना भी रास्ता चली है, उसकी टोटल लेंथ मेजर करता है वो मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार है ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार की ये वैल्यू है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार की ये वैल्यू। अच्छा, टाइम कितना लगा? टाइम तो लगा टोटल 2 आवर्स। भले बीच में रुके थे 15 मिनट, बीच में रुके थे 15 मिनट, लेकिन वो 15 मिनट मिला जुला के टोटल 2 घंटा टाइम लगा कि नहीं? टोटल 2 घंटा टाइम लगा। तो एक्चुअली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एज आई गिवन यू दैट फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये वर्ड टोटल इसीलिए यूज किया जाता है, कई लोग टोटल टाइम भी लिखते हैं नीचे, टोटल टाइम ऐसा भी लिखते हैं। टोटल वर्ड इसीलिए यूज किया गया है ताकि अगर हिस्सों हिस्सों में जर्नी करी है आपने, है ना, जर्नी के बहुत सारे हिस्से हैं, थोड़ी देर ऐसा किया, थोड़ी देर वैसा किया, तो भी आपको टोटल जर्नी जितना टाइम का आपका एवरेज स्पीड निकालना है उतना टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो यार टोटल डिस्टेंस 64 किलोमीटर है। और टाइम 2 आवर्स लेंगे। टाइम 2 आवर्स लेंगे स्टूडेंट्स, टोटल टाइम 2 आवर्स लेंगे, सो दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर्स। सर 2 घंटा क्यों लिया? 15 मिनट सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जवाब, है ना, मैं देख रहा हूँ। जय जगताप है, उसके पहले और कौन? 45 मिनट्स क्या? अरे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये 15 मिनट सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए। नहीं स्टूडेंट्स, 15 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? सवाल ध्यान से पढ़िए ना। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड? ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब कौन सा पीरियड? कौन सा पीरियड? 2 घंटे के पीरियड की बात चल रही है ना, टोटल 2 घंटे के पीरियड की बात चल रही है। पूरा जर्नी जो है पूरा 2 घंटे का हुआ है, पूरा 2 घंटे का हुआ है, इसके लिए वो टोटल टाइम ही लेंगे वहां पे, चलेगा। चलो अब सेकंड सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड मुझे उसका करेक्ट जवाब मिला है, ये खुशी की बात है। वो घर में से निकला था, घर वापस आ गया, तो क्या आपको समझ रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से निकला था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर। तो एवरेज एवरेज वेलोसिटी जब हम फाइंड करेंगे तो इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो डिवाइडेड बाय में नीचे 2 आवर्स होगा, लेकिन ऊपर 0 किलोमीटर होगा, तो आंसर हैज टू बी 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर हैज टू बी 0 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब आ रहा है बहुत लोगों से। अगले क्वेश्चन की डायग्राम अगर निकालना चाहे हम तो कैसा होगा? ये इतना टोटल डिस्टेंस है मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस को मैंने डी बोला, उसके 3 टुकड़े करने हैं हमको। 3 टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े मतलब d/3, d/3 और d/3। तो तीनों टुकड़े जो है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किए गए हैं। भले टोटल डिस्टेंस d है,
लेकिन d/3 डिस्टेंस ये अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया गया है। तो हमें पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम भी टोटल ही होता है, ऑब्वियसली उतना पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम होता है, तो टोटल टाइम ही होता है, टाइम भी टोटल ही लेते हैं ऑब्वियसली। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हाउ डू यू फाइंड द टोटल डिस्टेंस? वेल, किसी को टुकड़ों में लिखना है तो लिख सकते हैं d/3 डिस्टेंस प्लस d/3 डिस्टेंस प्लस d/3 डिस्टेंस। अच्छा, टाइम लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? क्या आप, क्या तीनों टाइम सेम होंगे कि अलग अलग होंगे स्टूडेंट्स? तीन टुकड़ों के टाइम सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, बताइए। अलग अलग होंगे, अलग अलग, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी कम ज्यादा लगेगा। तो क्या मैं लिख लूं टाइम के लिए t1 टाइम प्लस t2 टाइम प्लस t3 टाइम? ठीक है, t1 टाइम प्लस t2 टाइम प्लस t3 टाइम। इज दिस ओके? अच्छा, साइड में थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। ये जो v1 वैल्यू है ये स्पीड की वैल्यू है फॉर 1/3 टाइम के लिए। तो जो शुरू का 1/3 टाइम है वो v1 स्पीड से ट्रैवल किया गया। तो क्या आपको समझ आ रहा है? v1 स्पीड की वैल्यू होगी डिस्टेंस d/3 डिवाइडेड बाय टाइम t1। ये बात समझ आई? v1 स्पीड जो होगी डिस्टेंस d/3 डिवाइडेड बाय टाइम t1 होगा। देयरफॉर क्या आप t1 का फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे? इससे t1 का फॉर्मूला निकाल के दिखा सकते हैं? t1 का फॉर्मूला है d/3v1। d/3v1 आ रही बात समझ में? t1 का फॉर्मूला यहां से आ रहा है d/3v1। सिमिलरली, सिमिलरली आपको t2 का फॉर्मूला क्या मिलेगा? t2 का फॉर्मूला मिलेगा, t2 का फॉर्मूला मिलेगा, t2 का फॉर्मूला मिलेगा d/3v2। एंड t3 का फॉर्मूला मिलेगा d/3v3। करेक्ट? बेटा स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम करके साक्षी पूछे से फॉर्मूला कैसे आया? तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, है ना? ये सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस d/3 है ना, हर टुकड़े का इंटरवल का डिस्टेंस d/3 है। तो डिस्टेंस d/3 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम तीनों का हमने लिया t1 t2 t3 अलग अलग टाइम। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ऐसे t1 t2 t3 आने के बाद अब हम अगले पेज पे क्या करेंगे? अगले पेज पे हम ये एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं? टाइम की वैल्यू। अभी अभी टाइम के फॉर्मूला अपना निकला है, तो न्यूमरेटर तो टोटल डी हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा किसी को। डिनोमिनेटर जो है t1 की वैल्यू हमने लिखी d/3v1 प्लस t2 की जो वैल्यू है वो लिखी हमने अभी अभी d/3v2 और t3 की जो वैल्यू है वो लिखी d/3v3। तो आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो नीचे से भी d/3 कॉमन ही आ रहा है, बच रहा है 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। और ऊपर नीचे से डी डी कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ये आंसर है स्टूडेंट्स। दिस इज द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। इसी को कुछ लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखा हुआ है, वो भी आंसर सही है। बहुत लोगों ने इसका आंसर जो लिखा था क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाइड करके लिखा हुआ था, तो वो भी सही है।
अगर सब लोग नीचे का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजते तो इसी जवाब को 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 ऐसे आएगा। तो सेम ही है, दोनों चीजें सेम ही है। ओके, दैट इज द आंसर। ठीक है, एक बार पिछले स्लाइड से लिख लीजिए, जिनको बाकी है लिख लीजिए। सिंप्लीफाइड आंसर को एक्सप्लेन करूं? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 को कैसे लिख सकते थे आप? कॉमन डिनोमिनेटर एलसीएम लेते, याद है आपको? फ्रैक्शन 7 स्टैंडर्ड। तो v1 v2 v3 अगर कर देंगे, तो पहले टर्म को v1 v2 v3 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले टर्म को ही v1 v2 v3 लाने के लिए ऊपर v2 v3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी नीचे v1 v2 v3 आएगा। दूसरे टर्म को v1 v2 v3 लाने के लिए v1 × v3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तीसरे टर्म को नीचे v1 v2 v3 लाने के लिए v1 × v2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। है ना? इस तरीके से इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं। जब दो टर्म्स होती तो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करते थे, या तो यहाँ पे हमने इसको बोलना चाहिए ये एलसीएम लेने की मेथड है। तो ऊपर क्या बचा? v2 v3 डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। ठीक है, यही चीज की है मैंने वहां पे, ये पूरी चीज लेकिन डिनोमिनेटर में थी। ओके, तो ये पूरी चीज डिनोमिनेटर में थी, तो अब आप समझ सकते हो कैसे सिंप्लीफाई हो गया। तो इस स्टेप से लास्ट स्टेप आने के बीच में ये सब अंडरस्टैंडिंग थी, यहां से फिर ये लास्ट स्टेप आई। क्लियर है? यस, चलो। प्रतीक्षा, B2 ही क्वेश्चन चल रहा है बेटा, B2 क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं हम। दिस इज B2 ओनली। लिख लिया सबने? डायग्राम वायग्राम निकाली अच्छे से B2 में? B1 में कोई डायग्राम नहीं निकलेगी, B2 में, B1 में तो कुछ जरूरत नहीं है डायग्राम की, क्योंकि पाथ कैसा है ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। B2 में स्ट्रेट पाथ हम अज्यूम कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो B2 सवाल में मैं स्ट्रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने डायग्राम निकाली हुई है। ठीक, चलो फिनिश इट, देन वी कम टू C1 C2। इस पे और सवाल लूंगा मैं, और थोड़े आसान भी सवाल लूंगा क्लास में, डोंट वरी। ये बुकलेट का सवाल किया है, इससे भी आसान सवाल भी मैं थोड़े से और क्लास में कर दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस गो टू C1 C2 C3, C1 C2। चलो C1 क्वेश्चन में position of a particle is given by x is equal to at plus bt cube
ए टी प्लस बी टी क्यूब। अगर आपको एग्जैक्टली सिस्टमैटिक करना है ये क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन अगर सिस्टमैटिकली करना है तो पहले आपको एक्स फॉर जो पोजीशन दी हुई है उस पर से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हुआ करता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ध्यान से देखिएगा, फाइनल पोजीशन को मैं सिंबल एक्स करके दे देता हूं और इनिशियल पोजीशन को सिंबल एक्स जीरो करके दे रहा हूं। समझ लीजिए, एक्स जीरो करके सिंबल दे रहा हूं, एक्स जीरो। एक्स जीरो, जीरो फॉर व्हाट? जीरो फॉर मतलब इनिशियल टाइम, जीरो मतलब जब टाइम जीरो था तब। ठीक है, इनिशियल का मतलब है जब टाइम जीरो था तब। इनिशियल मतलब जब टाइम जीरो, जब टाइम की गिनती शुरू करेंगे हम, वो रहेगा। तो चलो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है ए टी प्लस 4BT क्यूब माइनस, ये जो इनिशियल पोजीशन है कैसे आएगी? एक्स के फॉर्मूला में टाइम को जीरो पुट करना है, तो ए इंटू जीरो प्लस 4 इंटू इंटू जीरो का क्यूब। ये स्टेप समझनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सब जीरो ही आ रहा है, ये भी जीरो हो गया, 4 इंटू इंटू ये भी जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो भी जीरो ही हो गया। तो भैया आंसर तो वही आ गया, AT+4BT क्यूब। ये किसका आंसर आया? एस का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था हमको पोजीशन, उस पर से मैंने निकाली डिस्प्लेसमेंट। यहां तक क्लियर है सबको? देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने तक क्लियर है। अब जो आधा सॉल्यूशन आगे का बचा है वो ज्यादा आसान है, क्योंकि हम वेलोसिटी जानते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है ds/dt, याद आ रहा है? अगर अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन पता है तो वेलोसिटी इज ds/dt। ये लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ है, मतलब ddT ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रखो, AT+4BT क्यूब। कैसे डेरिवेटिव करेंगे? एक एक स्टेप का अलग अलग करना चाहते हैं। तो पहले स्टेप में से पहले में से ए कॉमन आएगा, तो ddT ऑफ t। दूसरे में से 4b कॉमन आएगा, तो ddT ऑफ t क्यूब। ddT ऑफ t क्यूब। लिखिए, व्हाट इज ddT ऑफ t? ddT ऑफ t इज 1, derivative of time with respect to itself will be 1. What will be ddt of t cube? ddt of t cube will be 3t square। ddt of t cube will be 3t square। तो वेलोसिटी का आंसर क्या आया? a प्लस 4 3 12, 12BT स्क्वायर। ये आया वेलोसिटी का आंसर। अब आगे आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रहता है इसका डेरिवेटिव, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, है ना, ddT ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का आंसर आया है a+12BT स्क्वायर। ओके, तो a का डेरिवेटिव जीरो होता है बच्चों, कांस्टेंट है a, तो डेरिवेटिव जीरो होगा। दूसरे में से 12 भी कॉमन आके टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आया था, 24BT। 24BT एक्सेलरेशन का, C1 का आंसर 24BT कितने लोग का आया था, मैं चेक कर रहा हूँ इसके पहले। 24BT राज खेड़कर का आंसर आया था 24BT। उसके पहले अश्मित का आया था, उस उसके पहले उसके पहले प्रथमेश का आया था, उसके पहले प्रणव का आया था। चलो, ग्रेट। और अभी भी कुछ लोगों का आया है रिसेंटली।
नाइस। ये हुआ फर्स्ट सब क्वेश्चन, C1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर। अब सेकेंड का निकालना आसान है ना स्टूडेंट्स। सेकेंड वन इज इजी। हमने फर्स्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाल दिया, एक्सेलरेशन का जवाब निकाला जिसमें टाइम की भी टर्म आ रही है। सेकेंड सवाल में पूछ, उसी के सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है, बी सब क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये तो ज्यादा आसान है, ये तो ज्यादा आसान है। v के फॉर्मूला में, v के फॉर्मूला में 5 पुट कर देने, टाइम की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। v के फॉर्मूला में टाइम की वैल्यू 5 पुट करते, तो v एट टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड कीजिए पुट। तो आंसर क्या आएगा, a प्लस, टाइम की जगह 5 पुट कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 12, सब कैलकुलेशन कीजिए, 25 इंटू 12 कितना होगा 300, तो a प्लस 300b, a प्लस 300b, a प्लस 300b, दैट इज द परफेक्ट आंसर। रही बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट टाइम, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में टाइम की वैल्यू 5 पुट कीजिए, तो आंसर क्या आ रहा है, 24 इंटू 5, 120 बी, 120 बी, 120 बी। ठीक है, यूनिट कुछ लिखेंगे नहीं, यूनिट्स करके सिर्फ ऐसा यूनिट्स करके वर्ड लिखेंगे तो चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कि यहाँ पे क्वेश्चन में कोई यूनिट की बात नहीं की गई है, ना पोजीशन के ना टाइम के। क्या मीटर सेकेंड या स्टैंडर्ड यूनिट्स लेना है कि नहीं, एक क्वेश्चन में नहीं। अच्छा, टाइम का आखिरी में बोला है 5 सेकेंड, टाइम का 5 सेकेंड पुट करने का बोला है, पोजीशन का बोला नहीं है मीटर में है कि नहीं। ठीक है, तो वो उनकी गलती है, आधा अधूरा काम किया है, तो अपन यूनिट नहीं लिखेंगे तो चलेगा आपको बच्चों। वी समझ नहीं आया, नागनाथ को वी नहीं समझ आया। वी की वैल्यू, वी का फॉर्मूला ds/dt होता है बेटा, ये लास्ट लेक्चर में किया था हमने, लास्ट लेक्चर नहीं, लास्ट चैप्टर में किया था, लास्ट चैप्टर में किया था। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल चुका है, डिस्प्लेसमेंट का अगर फॉर्मूला मिल चुका है, तो वहां से आप वेलोसिटी फाइंड करते हैं डेरिवेटिव लेके। माइंडेट, यहाँ पे वर्ड एवरेज नहीं यूज किया गया, इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी नहीं बोला है, सिर्फ वेलोसिटी बोला है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग है, सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, हमने बी सेक्शन में देखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वगैरह, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम देखा, वो फॉर्मूला अलग। यहाँ पे एवरेज वर्ड यूज किया क्या, नहीं, एवरेज नहीं निकालना है, इसका मतलब क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds/dt करना है। यस, इसी को इंस्टेंटेनियस कहते हैं, ये मैं लिखा दूंगा अभी कुछ मिनटों में, इसी को इंस्टेंटेनियस कहते हैं, करेक्ट। इसी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, दैट्स करेक्ट। यस, मैं लिखा दूंगा आपको, आगे लिखा दूंगा, अभी सवाल में जितने वर्ड्स आए हैं उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ। ठीक है, सवाल के थ्रू फिजिक्स ज्यादा समझ आती है, थ्योरी लिखने में से इतना समझ नहीं आता है जितना कि क्वेश्चंस के थ्रू फिजिक्स समझ आती है धीरे धीरे। तो क्वेश्चन करते हैं, उस पर से आपको फिर थ्योरी बन जाती है अभी। ठीक है, यस। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, C2 पे आते हैं। अब तो C2 कर पाएंगे। C2 क्वेश्चन में एक्चुअली प्रिसाइजली स्पीकिंग देयर इज अ मिस्टेक। C2 क्वेश्चन ही गलत है, टू बी प्रिसाइज C2 क्वेश्चन ही गलत है। क्या किसी को गलती समझ आ रही है?
अच्छे से मैथ्स और फिजिक्स समझने वाले को कुछ एक C2 क्वेश्चन में मिस्टेक दिखेगी। मैं वेट करता हूँ कौन मिस्टेक मुझे बताता है कि ये C2 सवाल में क्या मिस्टेक है। एक मिस्टेक है, सवाल में मिस्टेक है, हम लोगों की मिस्टेक नहीं है, सवाल बनाने वाले की एक मिस्टेक है। नहीं नहीं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये मिस्टेक नहीं है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब बराबर है कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है, ये वर्ड गलत नहीं है। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये वर्ड गलत नहीं है, क्योंकि हम जो भी फॉर्मूला बनाएंगे वो टाइम के टर्म्स में आने वाला है, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही बोल सकते हैं उसको, वो गलत नहीं है। एक चीज गलत है, पावर निगेटिव है तो फिर क्या गलती हुई? निगेटिव पावर हुई है तो गलती क्या है? क्या गलत हुआ? निगेटिव पावर क्या हो नहीं सकता है क्या? टाइम निगेटिव नहीं है, टाइम की पावर निगेटिव ले सकते हैं ना भैया। टाइम की पावर निगेटिव लेने में क्या, निगेटिव पावर का मतलब क्या होता है बताइए? निगेटिव पावर का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब ये हो गया ना कि x इज इक्वल टू ए टी प्लस निगेटिव पावर, मतलब रेसिप्रोकल में है, वो डिनोमिनेटर में है, b डिवाइडेड बाय टी क्यूब, ये इसका मीनिंग हुआ, है ना? तो टाइम रेज्ड टू निगेटिव करना थोड़ी गलत हुआ, टाइम रेज्ड टू निगेटिव करना कोई गलत नहीं हुआ। नहीं, प्रणव इज सेइंग डायमेंशन वाइज। नहीं नहीं बेटा, ए और बी के डायमेंशन तो कुछ अलग अलग रहेंगे। तो लेकिन तू जो डायमेंशन टाइप कर रहा है वो डायमेंशन नहीं रहेंगे। सो ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, तो दे आर नॉट डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये डायमेंशन नल कांस्टेंट्स हो जाएंगे। जैसे किसी को अगर ए का डायमेंशन पूछा इन केस, तो ए का डायमेंशन कैसे आएगा? आपको पहली दो टर्म के डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो एक्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन, सो इट विल कम एल पावर वन टी पावर माइनस वन। अगर डायमेंशन पूछते तो, हाँ पूछा नहीं है, बट तुम लोगों ने कमेंट में लिखा डायमेंशन के बारे में, इसलिए मैं बताने लगा। और बी का डायमेंशन कैसे आएगा? बी का डायमेंशन एक्स का डायमेंशन इंटू टी क्यूब का डायमेंशन, दैट इज एल पावर वन टी पावर थ्री, ये आएगा। तो ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स है, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स है, दे आर नॉट डायमेंशन लेस, दोनों को डायमेंशन है कुछ अलग अलग। ए का डायमेंशन कुछ अलग है, बी का डायमेंशन कुछ अलग है, तो ए एंड बी आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ठीक है। ईशा बोल रही है सर टी स्क्वायर होगा। क्यों भाई? टी स्क्वायर क्यों होगा? वहां थ्री लिखा है ना, उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी थोड़ी है ईशा, उनकी मर्जी है ना। बीच में एडिशन की साइन है, तू ये गलती करी क्या? बीच में एडिशन की साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है ईशा। बीच में मल्टीप्लिकेशन होता तो लॉज ऑफ इंडाइसेस लगा देते, एडिशन में कोई लॉज ऑफ इंडाइस नहीं होता। तो पहली टर्म और दूसरी टर्म का टाइम एक दूसरे को कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता, समझी? राइट। तो अब मुझे एक बार ध्यान से कमेंट पढ़ने दीजिए। कहीं पे किसी ने मिस्टेक लिखी है क्या? नहीं, मैं जो मिस्टेक मुझे क्वेश्चन की समझ आ रही है अभी तक किसी को वो स्पॉट नहीं हुई है। हाँ अब हुई है, अबोली ने मिस्टेक फाइंड कर दी, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अबोली ने जो लिखा है अभी वो है सही मिस्टेक। टाइम रेस टू माइनस थ्री होने की वजह से अगर टाइम को हम जीरो पुट करेंगे तो पोजीशन इनफाइनाइट आ रही है ना, पोजीशन इनफाइनाइट आ रही है। इनफाइनाइट में तो ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे हम, तो ये गड़बड़ हो गई है उनकी। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई है। निगेटिव पावर, टाइम रेस टू निगेटिव देने की वजह से हम इनिशियल पोजीशन फाइंड ही नहीं कर सकते इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या देना चाहिए था? क्वेश्चन में देना चाहिए था कि ये फॉर्मूला वर्क्स ओनली फॉर टाइम नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर टाइम नॉट इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मूला देना चाहिए था। और फॉर टाइम इक्वल टू जीरो, फॉर टाइम इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल जो पॉइंट है एकदम, वहां पर का एक्स की वैल्यू उन्होंने दे दी चाहिए थी क्वेश्चन में। यहां वो अज्यूम कर रहे हैं कि शुरू में पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, शुरू में पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, ये देना चाहिए था सवाल ने। ठीक है, ये जो ये जो चीज मैं मान लो ग्रीन कलर के बॉक्स में कर देता हूं, ये ग्रीन कलर से मैं बॉक्स बना देता हूं,
ये जो चीज है ये क्लैरिफिकेशन सवाल में देना चाहिए था, मुझे आपको बताना पड़ा क्योंकि सवाल ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ये क्लैरिफिकेशन सवाल ने देना चाहिए था, नहीं तो गड़बड़ क्या हो रही समझ रहे हैं ना। सवाल में जो एक्स का फॉर्मूला है उसमें आप टाइम को जीरो पुट करेंगे तो एक्स का आंसर इन्फिनिटी जैसा आ रहा है। तो इन्फिनिटी में तो पोजीशन तो होगा नहीं ना पार्टिकल शुरू में, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता। ठीक है, पार्टिकल इन्फिनिटी से शुरू होगा ये बात नहीं आएगी यहाँ पे। तो फिर आपको इन्फिनिटी से एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकेंगे आप। ये तकलीफ थी वहां पे, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। ठीक है, टाइम का रेस टू निगेटिव करना ये प्रॉब्लम नहीं था। टाइम का रेस टू निगेटिव करो ना, आप जो भी करना है करो, लेकिन वहां पे फिर टाइम की वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकते, मतलब आप इनिशियल पोजीशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन शुड बी गिवन। ऐसे फॉर्मूला में इनिशियल पोजीशन शुड बी गिवन, मैं मान रहा हूं कि गिवन है। ठीक है, सवाल ने गलती कर दी, हम गलती नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि वो गिवन है करके, कि इनिशियल पोजीशन जीरो गिवन है करके। ठीक है, इनिशियल पोजीशन जीरो है, ये गिवन है, ये मैं मान के चल रहा हूं। चलो, अब सॉल्यूशन की पहली करेक्ट स्टेप क्या आएगी? अब सॉल्यूशन की पहली करेक्ट स्टेप आएगी कि भैया डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको एक्स जीरो बोल देते हैं हम, एक्स जीरो, इनिशियल पोजीशन को एक्स जीरो बोल देंगे। तो फाइनल पोजीशन इज ए टी प्लस बी बाई टी क्यूब, और इनिशियल पोजीशन को मैंने अभी अभी आपको बोला है कि हमने मान लिया उसको कि इनिशियल पोजीशन जीरो है। तो इस हिसाब से इट इज फाइनली ए टी प्लस बी टी रेज टू माइनस थ्री। ये आया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds by dt, that is ddt of at plus b into t raised to माइनस थ्री। अब आ रहा है आंसर बच्चों को? निकालते देखते हैं, डेरिवेटिव लेना तो आता है। देखते हैं कितने लोगों ने परफेक्ट आंसर निकाला है आगे। ddt of t raised to माइनस थ्री करके क्या आ रहा है आंसर? a इंटू वन प्लस बी इंटू टी टू द पावर माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस थ्री टी टू द पावर, है ना, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव आपको याद करना है, तो एन की टर्म बाहर आ जाती है, इनटू पावर में एन माइनस वन हो जाता है, मतलब टी की पावर क्या हो जाएगी? माइनस फोर हो जाएगी। वेरी गुड, माइनस फोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देयर फोर वी का आंसर आ रहा है ए माइनस थ्री बी टी टू द पावर माइनस फोर, a minus 3bt to the power minus 4, which is a perfect answer typed by Karan and Vedant, and before that Sakshi, and before that Pranav, and before that Arya का थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बिफोर दैट ईशा एंड सार्थ एंड प्रथमेश, एंड शायद उसके भी बहुत पहले भी कुछ लोगों ने आंसर टाइप किया हुआ था इस चीज का सही आंसर। यहाँ से या समझे ना स्टूडेंट्स, ये स्टेप समझे ना, डेरिवेटिव वाला याद है ना फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला रहता एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस। तो यहाँ एन की वैल्यू माइनस थ्री हमने रखी, उस हिसाब से फॉर्मूला फाइंड किया।
रेज टू -4 आएगा ना बेटा, -3 में से एक कम होगा, -3 में से एक कम होगा, n-1 है ना यहाँ फॉर्मूला में। ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में फॉर्मूला में n का n-1 हो रहा है ना। तो -3 में से -1 होने के बाद आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। सही है, -3 में से एक कम हो रहा है तो आंसर -4 आएगा, राइट। चलो आगे बढ़े। चलो अब मैं आपको समझाने के लिए अभी स्क्रीन पे गूगल लाते हैं अपन। अब मैं आपको पूरा आज का कॉन्सेप्ट एक बार आ, समझा देता हूँ, इन अ डिफरेंट वे, थेरी करके समझा देते हैं। आइए, लेट्स ओपन गूगल। वेयर एम आई एम इन बारामती। मुझे जाना है बारामती टू पुणे। ठीक है, मुझे जाना है बारामती टू पुणे। मैंने गूगल पे टाइप किया बारामती टू पुणे और मैं जाऊंगा मैप पे, गूगल मैप पे बारामती टू पुणे। ठीक है, इस मैप पे से मैं स्निपिंग टूल लेके एक काम करूंगा। क्या काम करूंगा, मैं इसका थोड़ा सा ये पार्ट जो है इमेज, इस रास्ते की इमेज यहाँ पे ले लूंगा। अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता वो दिखा रहा है ग्रे कलर में कि यहाँ से भिगवण जाओ, भिगवण से दौंड जाओ, वगैरह वगैरह, है ना। और एक रास्ता वो दिखा रहा है बारामती से देखो मालेगांव, बुद्रुक, वहां से जेजुरी, सासवड़ और त्या मार्गे पुणे। ठीक है, जेजुरी, सासवड़ मार्गे पुणे। तो हम जाएंगे जेजुरी सासवड़ वाले रोड से, है ना। लंबे रास्ते से क्यों जाएंगे, छोटे रास्ते से जाएंगे। तो 105 किलोमीटर वाले रास्ते से जाएंगे। ठीक है, 105 किलोमीटर वाले रास्ते से चले जाएंगे। ठीक है, जो कि ब्लू कलर में आपको हाईलाइटेड दिखाया हुआ है वो रास्ता। ठीक है, उसमें भी दो छोटे छोटे कुछ अलग अलग रास्ते आखिर में आ रहे होंगे पूना में, इसलिए वो दोनों के टाइम थोड़े से अलग दे रहा है। मैं एक रास्ता उस एक टाइम उसमें से मिटा देता हूँ, मैं ये टाइम मान के चलता हूँ। ठीक है, ये टाइम मान के चलता हूँ। तो मानते हैं हम कि सच में हम ऐसे ही स्पीड से गए, एवरेज स्पीड से जो है इससे स्पीड से गए, और पुणे से सॉरी बारामती से पुणे पहुंचने में 105 किलोमीटर के लिए हमें 2 घंटे 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे लगे। कैसे जा रहा हूं मैं आपको बता देता हूँ। मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ टू व्हीलर से जा रहा हूँ। ओके, एक्टिवा लेके जा रहे, एक्टिवा से जा रहे टू व्हीलर पे। ठीक है, एक्टिवा लेके हम, होंडा एक्टिवा जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टू व्हीलर व्हीकल्स है इंडिया में, उससे गए। ठीक है, अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज, अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या निकालना पड़ेगा आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम लिखो या टोटल टाइम लिखो, जैसे भी लिखना चाहो। ठीक? तो टोटल डिस्टेंस, टोटल क्यों बोला है, क्योंकि भाई पूरा शुरू से आखिरी तक पूना तक जाने का, ऐसा नहीं कि आधा जेजुरी का डिस्टेंस ले लिया, सासवड़ का डिस्टेंस ले लिया, नहीं नहीं। टोटल डिस्टेंस है 100। हाँ, तो लोगों ने जवाब बिल्कुल परफेक्ट निकाल लिया है, 105 किलोमीटर अपॉन, अब टाइम को पूरा घंटे में करना पड़ेगा। तो 2 आवर्स 30 मिनट्स को क्या करते हैं, 2 आवर्स 30 मिनट को 2.5 घंटा लेंगे, एग्जैक्टली 2.5 घंटा होता है।
तो 2.5 मतलब 2.5 आवर्स, राइट, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स को या 5/2 आवर्स भी लिख सकते हैं, राइट, फ्रैक्शन को 5/2, सो 105 किलोमीटर बाय 5/2 आवर। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो 5 में 21 5 जार 105 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होके 21 2 जार 42 किलोमीटर पर आवर इज द परफेक्ट आंसर। 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ माई एक्टिवा। मेरी एक्टिवा ने मुझे मान लो कि इस एवरेज स्पीड से पूना पहुंचा दिया, अगर मुझे 2.5 घंटा टाइम लग रहा है तो, ठीक है। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज स्टूडेंट्स, क्या आपकी एक्टिवा में जहां पे डिस्टेंस बताता है, जहां पे ओडोमीटर होता है, जहां पे डिस्टेंस कवर्ड बताता है, ओडोमीटर गाड़ी में होता है उसके डिस्प्ले पे, क्या वहां पे स्पीडोमीटर भी होता है? क्या स्पीडोमीटर भी जानते हैं आप लोग? है ना, स्पीडोमीटर होता है। वो जैसे फ्यूल टैंक का भी काटा होता है, वैसे स्पीडोमीटर का भी एक उसका ऐसा, है ना, टिक पॉइंटर होता है। वो यहाँ से लो स्पीड से लेके तो हाई स्पीड तक अलग अलग रेंज में आपको वो बताता है। मान लो ये 20 की स्पीड है, ये 40 की स्पीड है, ये 60 की स्पीड है, 80 की स्पीड है, 100 120 तक की भी स्पीड हो सकती है उसमें। यहाँ तर है, ये एनालॉग है पुराने जमाने का। आजकल कई बाइक्स में डिजिटल भी आता है। डिजिटल मतलब डायरेक्ट आपको वो डिस्प्ले दिखाएगा, डायरेक्ट नंबर में आपको कैलकुलेटर के जैसा डिस्प्ले दिखाएगा, है ना। या तो पेट्रोल पंप पे जैसा डिस्प्ले दिखाता है, प्राइस ऑफ पेट्रोल, लीटर में कितना पेट्रोल डाला, ये सब दिखाता है। तो डिजिटल डिस्प्लेज आप जानते हो आजकल ऐसा दिखा। ये पहले, आज भी कई घर में ये एनालॉग डिस्प्ले भी है, जहां पे ऐसा 20 40 60 80 ऐसे आपको काटा दिखेगा, है ना। वो पॉइंटर जो है, जो काटा है, वो वहां पे घूमेगा। करेक्ट, दैट इज स्पीडोमीटर। याद आ गया सबको स्पीडोमीटर क्या होता है? ठीक है, ये स्पीडोमीटर। तो मेरा सवाल है कि पुणे टू बारामती टू पुणे जाते समय, बारामती टू पुणे जाते समय, क्या हर क्षण, एवरी इंस्टेंट, एवरी मोमेंट, स्पीडोमीटर क्या एग्जैक्टली 42 दिखा रहा था? क्या दिखाएगा? क्या लगता है आपको? अनुभव है गाड़ी चलाने का या गाड़ी पे बैठने का? तो क्या क्या एग्जैक्टली स्पीडोमीटर 42 किलोमीटर पर आवर दिखाएगा क्या? यस और नो? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। वे गाड़ी तो पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से क्या डायरेक्ट 42 पे चला जाएगा क्या? इट्स इम्पॉसिबल, है ना। बारामती में घर पे गाड़ी पार्क की हुई रहती, या इंस्टीट्यूट पे गाड़ी पार्क की, जहां से शुरू करेंगे तो भाई जीरो से स्टार्ट होगा ना, पहले धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, राइट। तो एग्जैक्टली 42 एकदम स्टार्टिंग से नहीं आ सकती। करेक्ट, तो इसीलिए हमने वहां पे एवरेज स्पीड वर्ड यूज किया है। 42 किलोमीटर पर आवर ये हर क्षण की स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। तो एग्जैक्टली काटा कितना दिखाएगा? एग्जैक्टली 42 किलोमीटर पर आवर नहीं दिखाएगा, तो एग्जैक्टली क्या दिखाएगा? एग्जैक्टली अलग अलग वैल्यूज दिखाएगा, अलग अलग वैल्यूज दिखाएगा, अलग वैल्यूज एट अलग अलग मोमेंट्स, एट अलग अलग मोमेंट्स, अलग अलग क्षण पे, अलग अलग क्षणों पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज दिखाएगा। रोड पे भी डिपेंड करता है। बस अब इमेजिन करो पूरी सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। तो रोड पे गड्ढे हैं, तो फिर आपको स्पीड कम कर देनी पड़ती है। स्पीड ब्रेकर आया तो स्पीड कम कर देनी पड़ती है। बिना स्पीड ब्रेकर के अच्छा मस्त हाईवे दिखा, रोड भी अच्छा है, तो एकदम 60 की स्पीड से आप गाड़ी चला लोगे, 60 के ऊपर के भी स्पीड से गाड़ी चला लोगे। तो डिफरेंट वैल्यूज रहेगी। कभी कभी वैल्यू आपको सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर भी दिखेगी, कभी कभी वैल्यू आपको सिर्फ 10 की स्पीड से गाड़ी जा रही है दिखेगी, कभी कभी 60 के स्पीड से गाड़ी जाते हुए दिखेगी, कभी कभी आपको इवन 70 के स्पीड से गाड़ी जाते हुए दिखेगी, एकदम स्मूथ रास्ता रहा तो। और कभी कभी आपको स्पीड ब्रेकर लगाएंगे तो 20 के स्पीड से गाड़ी। तो ये अलग अलग क्षण पे अलग अलग एटसेट्रा ना, 20 25, है ना, ऐसे कोई भी वैल्यूज 20 और 30 के बीच में भी, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, ये सब वैल्यूज को, इनको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टंटेनियस स्पीड।
इंस्टंटेनियस स्पीड, मार्क द वर्ड्स, इंस्टंटेनियस स्पीड। यहाँ पे ये वर्ड इंस्टंट क्या है? इंस्टंट इज अ सिनोनिम ऑफ मोमेंट। क्षण जो रहता है, मराठी मध्ये आपण ज्याला क्षण म्हणतो, हिंदी में भी हम क्षण, ये पल, पल पल दिल के पास, हर पल वाला पल, हर घड़ी बदल रही है जिंदगी वाला जो पल होता है। तो ये जो पल होता है, ये जो क्षण होता है, इसी को एक इंग्लिश वर्ड है इंस्टेंट। ओके, इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस ये वर्ड वहां पर से है। तो हर क्षण पे, हर पल पे स्पीड अलग अलग हो सकती है, वो वैल्यूज को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यूज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यूज, एवरेज वैल्यू अलग और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज अलग। आसान कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। इस एग्जाम्पल पर समझ आ रहा है, रियल लाइफ एग्जाम्पल पर से समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा, थोड़ा अगले पेज पे आता हूं और रियल लाइफ आपको एग्जाम्पल एग्जैक्टली समझाने के लिए। अभी कितने बजे है? 9:07। ठीक है, 9:07। 9:07, मान लो मैं शार्प 9:30 को, 9:30 को ही सुबह बारामती से निकलूंगा। ठीक है, एकदम 1-2 मिनट पहले लेक्चर खत्म, इमेजिन करो। हाँ सर, सच्ची में नहीं जा रहा हूं मैं पूना अभी। इमेजिन करो 9:28 पे 2 मिनट पहले आज मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, नीचे से गाड़ी उठाता हूँ, 9:30 को शार्प बारामती से निकलता हूँ, ये गूगल मैप का इस्तेमाल करके। तो प्लस 2.5 घंटा कब होगा? 2.5 आवर्स कब होगा? 9 और 2 11, 11:30, एग्जैक्ट 12 बजे। वाह! तो मैं एग्जैक्ट 12 बजे नून को पहुंच जाऊंगा पुणे में। करेक्ट, करेक्ट। मान लो इस टाइम को हम बोलते हैं, इस टाइम को 9:30 बजे का जो टाइम है उसको बोलेंगे टाइम T1, और ये जो 12 बजे का जो टाइम है, ये टाइम को T2 बोलेंगे। तो ये T1 T2 क्या है? T1 T2 ये, दीज आर कॉल्ड एज टाइम इंस्टेंसेस। ध्यान से समझिए वर्ड टाइम इंस्टेंसेस। दो क्षण है ये, दो पल है। 9:30 बजे का एक पल होता है और 12 बजे का एक पल होगा। एक टाइम की वैल्यू है, वो पर्टिकुलर एक इंस्टेंस है। ठीक है, इंस्टेंसेस, टाइम इंस्टेंसेस इसे कहते हैं। ठीक? लेकिन अगर मैं करता हूं 12.00 -9:30, तो जो मुझे 2:30 आ रहा है, मतलब आ रहा है 2 hours and 30 minute जो आ रहा है, ये चीज क्या है? ये चीज मुझे कौन सा सब्ट्रैक्शन करके मिली है? टाइम T2 माइनस टाइम T1 सब्ट्रैक्ट करके मिली है। तो ये T2 - T1 को क्या बोलेंगे? T2 - T1 को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, इंटरवल मतलब वो क्षण नहीं है, वो एक कालावधि है। मराठी में बोलेंगे तो एक कालावधि है। राइट, हिंदी, शुद्ध हिंदी शब्द मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है, कालखंड बोलते होंगे या जो भी। इतिहास में आप कालखंड शब्द यूज करते हो क्या? तो ये समय का कालावधि है। मैं हिंदी मराठी यूज कर रहा हूँ, समझ जाओ। तो दिस इज टाइम इंटरवल। ठीक है, तो टाइम इंस्टेंट अलग है, टाइम इंटरवल अलग है। कई बार इसी टाइम इंटरवल को T2 - T1 है, इसलिए उसको डेल्टा टी करके डिनोट करेंगे। ठीक है, डेल्टा टी करके डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्पीड एवरेज स्पीड का अगर आपको किसी में, कई एग्जाम में फॉर्मूला अगर पूछा, गिवन रहा कि T1 इज अ इनिशियल टाइम इंस्टेंट, T1 इज अ इनिशियल टाइम इंस्टेंट, T2 इज अ फाइनल टाइम इंस्टेंट, एंड डिस्टेंस कवर्ड इज D।
यहाँ पे 105 किलोमीटर जो था वो डिस्टेंस कवर्ड था डी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? चार ऑप्शंस आपको, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मान लो इस रास्ते पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शंस है आपके सामने आ रहे हैं। डी डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, डी डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय D, एंड D डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, तो ए बी सी डी पोल लेंगे हम। चारों ऑप्शन है आपके पास। आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग द पोल हियर। पोल को कोई ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। 30 सेकेंड शुड बी मोर देन इनफ। 30 सेकेंड्स का ये पोल। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी? वेरी गुड, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैव गिवन द परफेक्ट आंसर। 10-20 लोग फंस गए ए और बी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। डी ऑप्शन मेजॉरिटी का जो है वो सही जवाब है। क्यों फंसे आप लोग? पहले ऑप्शन में क्यों फंसे आप, मैं बताता हूं। मैंने ऑप्शन ही उस हिसाब से बताया, क्योंकि किसी को लगता है सर आपने बोला था ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता, तो इसलिए मैंने सर टोटल कर दिया। इसलिए मैंने टोटल कर दिया सर, दोनों टाइम को T1 T2 को ऐड कर दिया ना सर। आपने तो बोला था टोटल टाइम लेना है, तो T1 T2 को ऐड कर दूं ना। ऐसा सोचा कुछ लोगों ने, इसलिए 10-13 लोगों ने ए ऑप्शन टिक किया। बट ये ऑप्शन गलत क्यों है बच्चों? या आपको समझना है T1 वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है। वो क्षण को बोल रहे हैं हम, वो टाइम की वैल्यू को। यहाँ 9:30 बजे को हम T1 बोल रहे हैं और 12 बजे को हम T2 बोल रहे हैं। तो बारामती से पुणे जाने को कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा वो सब्ट्रैक्शन करके मिलेगा कि नहीं हमको? T2 माइनस T1 करके हमें लगने वाला टाइम मिलेगा। टोटल टाइम 2.5 घंटा लगा कि नहीं हमको? क्या बारामती से पुणे जाने का टोटल टाइम निकालने के लिए 9:30 में 12 ऐड करेंगे क्या बेटा? 9:30 में 12 ऐड करेंगे क्या कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? तो टोटल टाइम ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके मिलेगा। टोटल टाइम ही सब्ट्रैक्शन करके, और सब्ट्रैक्शन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते। सेकेंड ऑप्शन नहीं टिक करना। सेकेंड ऑप्शन में गलती से टाइम में इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया गया है, वो तो गलत ऑप्शन बनाया गया है वो। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डी अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, डी अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी अगर ऐसा भी वर्ड यूज किया गया तो आपको समझना है डेल्टा टी मतलब ही यहाँ पे है T2 माइनस T1। आ रही बात समझ में? तो सवाल बनाने वाला आपको अलग अलग तरीके से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आपको समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है कि क्या बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, हाँ मुझे एक बात अच्छी लगी यहाँ पे प्रथमेश के इसकी, कि उसने कैपिटल डी वर्ड यूज किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कैपिटल डी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, चेंज कर रहा हूँ मैं मेरे फॉर्मूला में, कि स्मॉल डी कंफ्यूज हो सकता है डेरिवेटिव से। तो हम किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, तो लेट अस यूज कैपिटल डी। बिंदास कैपिटल डी डिस्टेंस यूज कर लेंगे, डेरिवेटिव से कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। ऑप्शन में भी मैं कैपिटल डी चेंज कर देता हूँ। इट्स अ गुड आइडिया टू डू कैपिटल डी हियर। अच्छा, अब आता हूं मैं वेलोसिटी पे। वापस आइए, डायग्राम पे आ जाइए। बारामती टू पुणे के डायग्राम पे आ जाइए। आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन रेड कलर्ड एरो स्टूडेंट्स।
रेड कलर्ड एरो, देखिए ध्यान से, बारामती से लेके डायरेक्ट पुणे तक का रेड कलर का एक मैं एरो निकाल रहा हूं। क्या आपको लगता है ये एरो की लेंथ 105 किलोमीटर होगी, कि ज्यादा होगी कि कम होगी उससे? तो 105 होगी कि ज्यादा होगी कि कम होगी उससे? ये एरो की लेंथ कितनी होगी उससे? उससे कम होगी ना, उससे कम होगी, है कि नहीं? उससे कम होगी, बिल्कुल कम होगी। क्योंकि ये चीज एरो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है डिस्टेंस, नहीं दिखा रहा है। ये एरो क्या दिखा रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है ना? ये एरो आपको दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा लग सकता है, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है। अब ये मैं कैसे फाइंड करूंगा? गूगल है अपने पास, क्या फ्लाइट डिस्टेंस है? गूगल पे देखते हैं मैप में, क्या फ्लाइट का डिस्टेंस है क्या अपने पास? इसमें ड्राइविंग डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। फ्लाइट एकदम उड़ के जाएगी हवा में से डायरेक्ट? नहीं, इसको बारामती का एयरपोर्ट को ये कोई भाव नहीं दे रहा है अभी। बारामती का एयरपोर्ट ये गूगल मैप पे नहीं है क्या? एक फ्लाइट्स नॉट अवेलेबल बोल रहा है। तो नॉट अवेलेबल बोल रहा है तो उस पर क्लिक भी नहीं कर रहा है अभी। कोरोना में तो वैसे भी फ्लाइट्स नहीं चल रही, चलो छोड़ो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इमेजिनरी डिस्टेंसेस लेता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, मैं मान लेता हूँ कुछ डिस्टेंसेस, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ डिस्टेंसेस। लेट मी से मैं ब्लू कलर से कुछ तो भी ऐसे डिस्टेंसेस मान ले रहा हूँ। ओके, कुछ वर्टिकल ले लूंगा, कुछ हॉरिजॉन्टल लूंगा, जस्ट फॉर इमेजिनेशन। रियल डिस्टेंसेस में भी समवॉट डिफरेंट, बट हम करीब अच्छा अंदाज लेंगे उसका। यहाँ से ये यहाँ का, okay? तो मैं मान रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि से ये डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। 80 नहीं, ठीक है, मैं कुछ अलग अच्छी वैल्यूज लेता हूँ जिससे कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। 12 मान लेता हूँ मैं, ये 72 किलोमीटर है। ये 72 किलोमीटर है। और ये जो डिस्टेंस है ये 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है, ठीक है। और अब मेरा आपसे सवाल है कि बारामती टू पुणे जाते समय की एवरेज वेलोसिटी क्या थी? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? ठीक है, यूजिंग द डायग्राम में 72 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस बस पूरा एग्जैक्टली दिखाया हुआ है। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर ऑफ एवरेज वेलोसिटी। चलो, सम पीपल आर सेइंग कि फ्लाइट डिस्टेंसेस कितने हैं करके। ठीक है, फ्लाइट डिस्टेंस सम पीपल आर गिविंग। टाइम वही है बेटा, यही रास्ता, मैंने कुछ बदला नहीं है। वही 9:30 बजे निकल के 12 बजे पहुंचने की ही बात चल रही है। सेम थिंग, बट अब एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है यूजिंग द वैल्यूज विच आई हैव अज्यूम्ड। ओके, डायग्राम में जो वैल्यूज है वो अज्यूम करके। चलो, 88 किलोमीटर वो फ्लाइट डिस्टेंस है गूगल वाला। चलो ठीक है, अपना अपना फ्लाइट डिस्टेंस कम आ रहा है। ओके, मैं पूना के बाहर ही रुक रहा हूँ मान लो, तो अपना फ्लाइट डिस्टेंस थोड़ा सा कम आ रहा है। अपना फ्लाइट डिस्टेंस थोड़ा सा कम आ रहा है। 31.2 जवाब निकाला है बहुत लोगों ने। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, 31.2 इज गुड जवाब, वेरी गुड जवाब। परफेक्ट जवाब नहीं मिला है मुझे अभी, किसी से भी परफेक्ट जवाब नहीं मिला है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा जवाब है 31.2, ये बहुत अच्छा जवाब है। क्यों परफेक्ट नहीं है मैं आपको समझा देता हूँ। परफेक्ट जवाब तब तक आ जाएगा तो हम उसकी तारीफ भी कर लेंगे।
फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आज आपको दिया, स्टार्टिंग वही से करी थी ऑलमोस्ट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू तो आप लोगों ने सही यूज करी है, 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स। बट क्या आप लोग भूल गए कि डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्या आप लोग भूल गए कि डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है? तो मुझे ज्यादा अच्छा जवाब लगता था अगर कोई बराबर डायरेक्शन के साथ लेता था। तो यहाँ पे हमारे रेगुलर नोटेशन से माइनस डायरेक्शन में हम 72 किलोमीटर लेफ्ट में जा रहे, तो -72 I कैप और +30 J कैप, ऐसा लेना था आपने डिस्प्लेसमेंट। ये है प्रिसाइज डिस्प्लेसमेंट इन किलोमीटर यूजिंग द मैप। आई बात समझ में बच्चों? -72, तो आंसर क्या आएगा इस हिसाब से? आंसर नीचे 2.5 है, 2.5 मतलब 5/2, तो -72/5/2 I कैप +30/5/2 J कैप km/h। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके आंसर वो देख लीजिए। -24.4 I कैप, करेक्ट? नहीं, 24.1 नहीं, 28.8 ना, हाँ, -28.8 I कैप, -28.8 I कैप +12 J कैप km/h। दिस इज द परफेक्ट आंसर, दिस इज द परफेक्ट आंसर। सर आपने आंसर सही कैसे बोला बाकी लोग का? ये जो आंसर है वो तो 31 से आसपास कहीं दिख नहीं रहा है बच्चों। इसी का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करोगे तो 31 आएगा। अगर आपको पूछा होता मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा होता, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, हाँ जरूर लिखना है, लिखना है, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, लिख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा होता, तो इसके लिए आप कर सकते थे मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, तो अंडर रूट ऑफ आप 72 का स्क्वायर +30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.5, ऐसा कर सकते थे। वही बहुत लोगों ने किया हुआ है, जो कि 78 किलोमीटर डिवाइडेड, वो 78 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2.5 आवर्स, जो कि आ रहा है 31.2 km/h। इवन आप चेक कर सकते हो, यही वैल्यू आपकी इसका अंडर रूट लेके भी आएगा। अंडर रूट ऑफ -28.8 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर करके रूट लेके देखिएगा, तो ये भी वैल्यू आपकी यही आएगी, 31.2 ही आएगी। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जो मैंने व्हाइट कलर में जवाब निकाला है वो परफेक्ट क्यों है? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है और डायरेक्शन भी पता चल रही है।
प्रणव फड़तरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा लेते हैं बेटा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट लेके लेते हैं ना, पूरा वेक्टर चैप्टर हो गया अपना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे लिया जाता है? ना, तो ये 78 किलोमीटर जो आ रहा है, ये 78 किलोमीटर क्या आ रहा है? 78 किलोमीटर जो आ रहा है, ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो मैप पर से पता चल रही है या आई कैप जे कैप से पता चलेगी? साक्षी को कैलकुलेशन ही नहीं समझ आ रहा है कि 28.8 कहाँ से आएगा। साक्षी बेटा थोड़ा टाइम दो अपने आप को, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये स्कूल वाली बात है, 5th 6th स्टैंडर्ड वाली बात है। तो मुझे गारंटी है आपको खुद को समझ आ जाएगा, घाई मत करो, गिव योर सेल्फ टाइम। अभी लिख लो, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या किया है वहां पे, डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपको समझना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको याद था। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसका आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वेक्टर में आना चाहिए, जो कि मैंने निकाल के बताया। ठीक है, जनरली जो दिया जाता है वो उसका हम मैग्नीट्यूड करके जवाब देते हैं। कोई 31.2 अगर जवाब बोल रहा है तो वो उसका मैग्नीट्यूड का जवाब बोल रहा है। ठीक है, ऑल क्लियर। चलो, एक और क्वेश्चन लेके मैं यहाँ एंड करता हूँ, 3-4 मिनट एक लगेंगे। इस बार मैं वापस बारामती टू पुणे जब जा रहा हूँ, तो मैं पुणे के सिटी के अंदर तक जा रहा हूँ, एकदम बहुत आगे तक जा रहा हूँ। इस बार मेरे पास 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 105 नहीं, 120 किलोमीटर। पुणे सिटी के एकदम कॉर्नर में जाना है मेरे को, अंदर अंदर से बाहर में, है ना? तो 120 किलोमीटर का मैं डिस्टेंस मान रहा हूँ। ठीक है, और दो सिचुएशंस हम देखेंगे। सिचुएशन वन, ध्यान से पहले सवाल समझ लीजिए। सिचुएशन वन और सिचुएशन टू, सवाल को एकदम ध्यान से समझिएगा। सिचुएशन टू, सिचुएशन वन जो है वो आज की नहीं है, मान लो कल की है, थर्सडे, थर्सडे की है। और सिचुएशन टू फ्राइडे की है। ठीक है, सिचुएशन वन में थर्सडे में क्या होने वाला है? थर्सडे में क्या होने वाला है कि मैं फर्स्ट 1 घंटा, 1 घंटा, फर्स्ट 1 घंटा जो है आ, 80 की स्पीड से गए, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। और नेक्स्ट 1 घंटा एकदम स्लो, एवरेज 40 की स्पीड से गए।
ये थर्सडे का सिचुएशन। फ्राइडे का सिचुएशन क्या है? फ्राइडे का सिचुएशन है कि मैं फर्स्ट 60 किलोमीटर मान लो अप्रोक्सीमेटली जेजूरी तक, फर्स्ट 60 किलोमीटर ये 80 की स्पीड से गया, और नेक्स्ट 60 किलोमीटर्स 40 की स्पीड से गया। दोनों सिचुएशन अलग है, ठीक है? अब ये आप होमवर्क करके ले लीजिए, टाइम इतना नहीं लग रहा है कि मैं क्लास में कंप्लीट कर पाऊंगा, तो होमवर्क सवाल है। सवाल क्या है, आपको दोनों में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। यहां कोई डायरेक्शन का संबंध नहीं है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड मेरी थर्सडे को क्या थी, ये आपको फाइंड करना है, और एवरेज स्पीड मेरी फ्राइडे को क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, दोनों सवाल अलग है, दोनों सवाल के जवाब भी शायद अलग अलग आ सकते हैं। वेरी गुड, कुछ लोगों के जवाब आने लगे हैं ऑलरेडी। ओके, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और थोड़ा सा होमवर्क रहेगा, वो आपको ग्रुप पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो, गुड डे स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, बाय।